अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं 3 ऐसे शहरों के बारे में जिनके लिए इतिहास में सबसे ज़्यादा जंगें लड़ी गईं। वैसे तो इतिहास में बहुत से शहरों के लिए बहुत सी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई हैं, लेकिन हम उन शहरों के बारे में जानेंगे जिनके लिए सबसे ज़्यादा जंगें हुई हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तीसरे नंबर पर आता है हलब, यानी सीरिया का शहर एलेपो। ये 4000 साल पुराना शहर है। तैयारी करो, हलब जाना है हमें। हलब सिल्क रोड का सेंट्रल स्टेशन था। यूरोप, पर्शिया, इंडिया और चाइना का माल यहीं से गुजरता था, इसलिए इस पर हर कोई कब्जा करना चाहता था। अब इस शहर के जंगों के सफ़र को देखते हैं। लगभग 3620 साल पहले 1595 बीसी के आसपास हलब एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर था। ये यमहद नाम की एक ताकतवर सल्तनत का सेंटर था। एक दूसरे मुल्क के राजा मुर्सिली फर्स्ट ने अपनी फौज के साथ हलब पर हमला कर दिया। ये जंग इसलिए हुई क्योंकि हलब बहुत अमीर और अहम जगह थी और मुर्सिली उस पर कब्जा करना चाहता था। इस जंग को मुर्सिली ने जीता और हलब को लूट कर बर्बाद कर दिया। ये हलब का पहला बहुत बड़ा नुकसान था। इस जंग के 255 साल बाद 1340 बीसी में एक हिटाइट अम्पायर के राजा सुपीलोलियोमा ने हलब पे हमला किया। उसने जंग जीती और हलब उसके कब्जे में चला गया। इस जंग के बाद हलब उसके मुल्क का हिस्सा बन गया। हलब के पुराने राजा की ताकत खत्म हो गई। फिर 1007 साल बाद 333 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हलब पर कब्जा किया। उसके बाद 64 बीसी में यानी 269 सालों बाद रोमन जनरल पॉम्पे ने सीरिया पर हमला किया। सेल्यूसाइड अम्पायर उस वक्त कमज़ोर हो चुका था। पॉम्पे ने हलब को आसानी से ले लिया। ज़्यादा बड़ी जंग नहीं हुई। हलब रोमन अम्पायर के कंट्रोल में चला गया। रोमन अम्पायर के इस शहर को फतह करने के 701 साल बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमानों की फ़ौज हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में हलब को फतह कर लिया। हलब को बाज़ंतीन अम्पायर से जीतकर इस्लामिक रूल में शामिल किया गया। इस्लामिक रूल में हलब ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। ये शहर इल्म, तिजारत और तहजीब का मरकज़ बन गया। ये शहर बाद में उमैया खिलाफत और अब्बासी खिलाफत का हिस्सा बना। 800 से 999 तक का वक्त जब अब्बासी खिलाफत का पॉलिटिकल कंट्रोल कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया था, तो लोकल डायनोसिटीज़ और तुर्किश कमांडर्स ने अलग अलग इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया। 1086 में सल्जूक सल्तनत अपने उरूज पर थी। सुल्तान मलिक शाह के दौर में हलब को सल्जूक फ़ौज ने फतह किया और 1086 में हलब को अपने कंट्रोल में लिया। रिदवान, जो हलब का रूलर था, उसकी मौत हो गई और हलब अनस्टेबल हो गया। मुकामी हुक्मरानों और सलीबियों ने हलब पर प्रेशर डालना शुरू किया। सलीबियों ने कई बार हलब पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी इसे पूरी तरह फतह नहीं कर सके। इमादुद्दीन जंगी को सल्जूक सुल्तान ने मूसल का गवर्नर बनाया। हलब के ज़िम्मेदार लोगों ने इमादुद्दीन जंगी को कहा कि वो हलब आएं और शहर को सलीबियों से बचाएं। इमादुद्दीन जंगी ने पीसफुली हलब पर कब्जा किया और हलब उनका कैपिटल बन गया। इमादुद्दीन जंगी के बाद उनके बेटे नूरुद्दीन जंगी सुल्तान बने। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हलब पर अपना कंट्रोल हासिल किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में हलब के लोग अमन और सुकून से रहे, मगर 1260 में हलागू खान के अंडर मंगोलों ने सीरिया इन्वेड किया, जिसमें हलब को टारगेट बनाया गया। हलब के अय्यूबीड डिफेंडर्स ने शिद्दत से मुकाबला किया, लेकिन मंगोल फ़ौज बहुत ताकतवर थी। हलब 1260 में मंगोलों के कब्ज़े में चला गया और उन्होंने शहर को तबाह कर दिया। ममलूक सल्तनत के सुल्तान और बाइबर्स ने 1260 में मंगोलों को एना जालूद के मैदान में हराया और इस जीत के बाद ममलूक्स ने हलब को मंगोलों से छुड़ाकर अपने कंट्रोल में ले लिया। 1399 में तैमूर लंग ने हलब पर हमला किया, जो उस वक्त ममलूक सल्तनत के अंडर था। उसने हलब को तबाह कर दिया और शहर के लोगों पर बहुत जुल्म किया। जब तैमूर लंग की फ़ौज वापस चली गई तो ममलूक सल्तनत ने हलब को फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया। 1516 में उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान सलीम ने हलब को ममलूक सल्तनत से फतह कर लिया और ये शहर लगभग 402 सालों तक उस्मानिया सल्तनत के पास रहा। 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद हलब ऑटोमान अम्पायर से निकलकर फ्रेंच मैंडेट का हिस्सा बन गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सीरिया के लोगों ने फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट और डिमांड शुरू की। फ्रांस की पावर कम हो गई थी, इसलिए वो ज़्यादा देर तक कंट्रोल में नहीं रह सके। 17 अप्रैल 1946 को फ्रांस ने अपनी फ़ौज सीरिया और हलब से निकाल ली और सीरिया आज़ाद हो गया। लेकिन ये शांति ज़्यादा देर नहीं रही। 2012 में सीरियन सिविल वार ने हलब को खून से रंगा। ये जंग प्रेसिडेंट
बशर अल असद की हुकूमत और हयात तहरीर अल शाम HTS जैसे ग्रुप्स के बीच थी। 2012 में शहर 2 हिस्सों में बट गया। पूर्वी हलब HTS के पास, मगरिबी हिस्सा असद के पास। बॉम्बिंग ने उमैयद मॉस्को और पुराने बाजार खंडर बना दिए। रशिया ने असद का साथ दिया और 2016 में एयर स्ट्राइक से हलब वापस जीत लिया, लेकिन कीमत हज़ारों लोग मारे गए, शहर तबाह हो गया। नवंबर 2024 में HTS ने हलब वापस जीता। दिसंबर में असद रशिया भाग गया। अब हलब HTS हयात तहरीर अल शाम के कंट्रोल में है। दूसरे नंबर पर है तुर्की का इस्तांबुल शहर, जिसका नाम पहले कॉन्स्टेंटिनोपल था। साल 626 में एवार्स और पर्शियंस दोनों ने मिलकर कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला करने का प्लान बनाया। एवार्स वेस्ट से आए, उनके पास 80,000 से ज़्यादा सिपाही थे। उनके साथ थे स्लेविक फाइटर्स जो छोटी बोट्स में बैठकर दरिया से हमला कर रहे थे। ईस्ट से पर्शियंस आए, जिनके पास 40,000 सिपाही थे। शहर दोनों तरफ से मुसीबत में था। अंदर से शहर का दिफा कर रहे थे बाज़ंतीनी लोग। सिर्फ 15,000 के करीब सिपाही थे, लेकिन उनके पास थी मजबूत दीवारें और ताकतवर नेवी। उनकी दीवारें 3 लेयर की थी। एवार्स ने ज़मीन से हमला किया, लेकिन उनका मुहासरा फेल हो गया। स्लेविक फाइटर्स ने नेवी स्टाइल अटैक करने की कोशिश की, लेकिन बाज़ंतीनी जहाज़ों ने उन्हें तबाह कर दिया। दूसरी तरफ पर्शियंस बोस्फोरस क्रॉस नहीं कर सके। बाज़ंतीनी नेवी ने उन्हें रोक दिया। कई हमले करने के बावजूद एवार्स और उनके इत्तेहादी नाकाम हो गए और वो इतनी बड़ी फौज के साथ भी कॉन्स्टेंटिनोपल नहीं जीत पाए। कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए 674 से लेकर 678 तक एक बड़ी जंग लड़ी गई। उमैया खिलाफत और बाज़ंतीन अम्पायर के बीच हज़रत अमीर माविया ने अपनी फ़ौज भेजी। उन्होंने सिज़िकस के जजीरे पर अपना बेस बनाया और हर साल कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमले किए, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल का दिफा बहुत मजबूत था। शहर के चारों तरफ बहुत मजबूत दीवारें थीं, जो फ़ौज के लिए तोड़ना नामुमकिन था। बाज़ंतीन एम्पीरियर कॉन्स्टेंटीन IV ने अपनी फ़ौज को अच्छे से लीड किया। बाज़ंतीन्स का सबसे बड़ा हथियार था ग्रीक फायर। ये एक ऐसी आग थी जो पानी में भी नहीं बुझती थी। इसने उमैया फ़ौज के जहाज़ जला दिए। सर्दी और खाने की कमी ने भी उमैया फ़ौज को कमज़ोर किया। 678 में उमैया फ़ौज वापस चली गई। इसके बाद उमैया खिलाफत के 7वें हुक्मरान सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने का फैसला किया। सुलेमान ने अपने भाई मुसलमा बिन अब्दुल मलिक को इस मुहिम का कमांडर बनाया। मुसलमा एक तजुर्बेकार जनरल था। उमैया खिलाफत ने 80,000 से 1 लाख की फ़ौज और 1,800 जहाज़ों को तैयार किया। अगस्त 717 में मुसलमा की फ़ौज ने कॉन्स्टेंटिनोपल के करीब पहुंचकर शहर का घेरा डाल दिया। अरब नेवी ने गोल्डन हॉर्न में घुसने की कोशिश की, लेकिन ग्रीक फायर की वजह से भारी नुकसान हुआ। अरब नेवी की घेराबंदी टूट गई। 717 से 718 की सर्दी अरब फौज, जो एशिया माइनर के गर्म इलाकों से आई थी, इस सर्दी के लिए तैयार नहीं थी। बहुत से सिपाही मारे गए या बीमार हो गए। बाज़ंतीनी नेवी और शहर के डिफेंस की वजह से अरब फौज को खाना और सप्लाईज भी नहीं मिल सके। 718 में बल्गर फौज ने अरब कैंप पर हमला किया और मुसलमा की फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया। खलीफा सुलेमान की मौत के बाद नए खलीफा उमर II ने मुसलमा को वापस बुलाने का हुक्म दिया, क्योंकि फौज अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। इसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल पर अगला बड़ा हमला हुआ। 860 में वाइकिंग्स स्लाविक वॉरियर्स जो रशिया और यूक्रेन के इलाके से थे, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया। कॉन्स्टेंटिनोपल बहुत अमीर शहर था और रूस लूटमार करना चाहते थे। जून 860 में 200 जहाज़ों से अचानक हमला किया। शहर के बाहर लूटमार की, लेकिन दीवारों के अंदर नहीं घुस सके। जून से जुलाई एम्पीरियर माइकल III ने वापस आके शहर की हिफाजत की। बाज़ंतीन नेवी ने ग्रीक फायर से रूस के जहाज़ जलाए। रूस हार गए और वापस भाग गए। 1203 में क्रूसेडर्स का प्लान था जेरूशलेम को फतह करना, लेकिन वेनेशियल के फाइनेंशियल प्रेशर और बाज़ंतीन प्रिंस एलेक्सियोस IV के प्रॉमिस जैसे पैसे और मिलिट्री हेल्प देना, इन चीज़ों के लिए उन्होंने अपना रुख कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ मोड़ दिया। सीज शुरू हुआ। क्रूसेडर्स और वेनेशियल नेवी ने शहर को घेरा। वेनेशियन शिप्स ने गोल्डन हॉर्न के पास अटैक किया। कॉन्स्टेंटिनोपल में पॉलिटिकल झगड़े थे। एम्पीरियर एलेक्सियोस III कमज़ोर था और नोबेल्स डिवाइडेड थे। अप्रैल 1204 में कुछ बाज़ंतीनी नोबेल्स और गार्ड्स ने अपने फ़ायदे के लिए दरवाजे खोले। क्रूसेडर्स गोल्डन हॉर्न के पास के गेट से किले में घुस गए। बाज़ंतीन फौज में इत्तेहाद और प्रॉपर तैयारी की कमी थी, इस वजह से वो हार गए। क्रूसेडर्स ने शहर को लूटा, चर्च और बिल्डिंग्स तबाह किए और लैटिन अम्पायर बनाया।
कुछ सोल्जर्स कॉन्स्टेंटिनोपल में रुककर लैटिन एम्पायर के डिफेंडर्स बने। ज्यादातर सोल्जर्स वेनेशियंस के साथ यूरोप वापस गए या अगले क्रूसेड में शामिल हुए। लैटिन एम्पायर 2004 से ही पैसे और आर्मी के मामले में वीक था। सिर्फ 1000 सोल्जर्स थे। बाज़ंतीन ग्रीक्स जो कि 1204 के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल से भाग गए थे, उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल वापस लेना था। लैटिन एम्पायर कमज़ोर था और ये उनके लिए परफेक्ट मौका था। पालियोगुस बाज़ंतीन ग्रीक्स का लीडर बना, जो 1204 में लैटिनोन के कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जे के बाद भागकर एम्पायर ऑफ नाइसिया में शामिल हुए थे। माइकल एट्थ ने अपने जनरल एलेक्सियोस को छोटी फोर्स 800 सोल्जर्स के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ भेजा, सिर्फ हालात देखने के लिए या जासूसी करने के लिए। एलेक्सियोस ने देखा कि लैटिन आर्मी और वेनेशियन नेवी शहर से बाहर थे। शहर में सिर्फ कुछ डिफेंडर्स बचे थे जो अनप्रिपेयर्ड थे। एलेक्सियोस ने फौरन छुपके से हमला किया। लोकल ग्रीक रेसिडेंट जो लैटिन रूल से नाखुश थे, उन्होंने गेट ऑफ द स्प्रिंग शहर की दीवार का छोटा गेट खोला। इससे नाइशियन सोल्जर्स बिना लड़ाई के अंदर घुस गए। लैटिन डिफेंडर्स के पास कोई चांस नहीं था, वह अनप्रिपेयर्ड और कम थे। लैटिन एम्पीरियर बाल्डविन सेकेंड शहर छोड़कर भाग गया। माइकल एट्थ ने फिर से कॉन्स्टेंटिनोपल को बाज़ंतीन एम्पायर का कैपिटल बनाया। इसके बाद भी कॉन्स्टेंटिनोपल में कई जंगें हुई। 1394 में उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान बायजीद फर्स्ट ने बाज़ंतीन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल को घेर लिया। उस्मानी फतुहात ने शहर को बल्खान के अंदरूनी इलाकों से काट दिया था। सुल्तान बायजीद चाहते थे शहर को भूखा रख के सरेंडर कराए। 1391 से 1394 तक उस्मानियों ने बल्खान में कंट्रोल बनाया, शहर को आइसोलेट किया। 1394 में सुल्तान बायजीद ने अनादुल्ला हिसारी फोर्ट्रेस बनाई बोस्पोरस को कंट्रोल करने के लिए और ज़मीनी समंदरी नाकाबंदी शुरू की। 1396 में क्रूसेड ऑफ निकोपोलिस यूरोपियंस ने कोशिश की कॉन्स्टेंटिनोपल को बचाने की, लेकिन सुल्तान बायजीद ने क्रूसेडर्स को हरा दिया। 1399 में फ्रेंच फोर्स आई, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। 1402 में तैमूर लंग के इन्विजन बैटल ऑफ अनकारा ने सुल्तान बायजीद को हरा दिया। ब्लॉकेड हटा। 1421 में मुराद द सेकेंड 17 साल की उम्र में सुल्तान बने। बाज़ंतीन ने मुस्तफ़ा सेलेबी की मदद की। मुस्तफ़ा सेलेबी खुद को उस्मानी सुल्तान बनाना चाहता था, जो सल्तनत उस्मानिया के तख्त के लिए एक चैलेंज था। जून 1422 में सुल्तान मुराद ने 5000 सिपाहियों के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल को घेरा। उन्होंने शहर की बड़ी और मजबूत दीवारों पर तोपों से हमला किया। एम्पीरियर जॉन द एट्थ ने दीवारों के पीछे स्ट्रॉन्ग डिफेंस किया। उस्मानी तोपों के हमले से भी दीवारें नहीं टूटी। अगस्त 1422 सुल्तान मुराद को पता चला कि मुस्तफ़ा सेलेबी ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत शुरू की। सुल्तान मुराद को मुहासरा छोड़कर बगावत रोकने वापस जाना पड़ा। इसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल पर आखिरी ऑटोमन सीज हुआ 1453 में। लेकिन इन दीवारों के बाहर जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरा है। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे सुल्तान महमद फ़ातेह और बाज़ंतीन के हुक्मरान का नाम था कॉन्स्टेंटिन द 11th। इस जंग के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो में बता दिया है कि सुल्तान महमद फ़ातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने के लिए क्या क्या किया तोपें तैयार करो। और बाज़ंतीन एम्पायर ने कैसे शहर का डिफेंस किया। तैयार हो तुम लोग। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुल्तान महमद फ़ातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को 19 मई 1453 में फतह किया। सुल्तान महमद फ़ातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को इस्तांबुल का नाम दिया और इसे उस्मानिया सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। सुल्तान महमद फ़ातेह ने 1123 साल पुरानी एम्पायर को ख़त्म कर दिया। नंबर 1 पर आता है वो शन मुकम्मल की। रोमन फौज ने टाइटुस की क़ियादत में जेरूशलेम का मुहासरा किया, यहूदी बागियों को हरा दिया और सेकेंड टेम्पल तबाह किया और शहर को लूट लिया। 614 में बाज़ंतीन और ससानीद के दरमियान जंग हुई। ससानीद फ़ारसी फ़ौज ने बादशाह खुसरू सेकेंड के हुक्म पर अपने मशहूर जनरल शाहरबराज की क़ियादत में जेरूशलेम पर हमला किया। मुहासरा लगभग 20 से 21 दिन तक चला। आखिरकार फ़ारसी फ़ौज ने शहर पर कब्जा कर लिया। शहर में शदीद लूटमार हुई और कई मसीही मुक़द्दस मुकामात जैसे कि चर्च ऑफ द होली सेपल्कर को नुकसान पहुँचाया गया। मसीहियों के नज़दीक एक बहुत मुक़द्दस निशान ट्रू क्रॉस फ़ारसियों ने ट्रॉफी के तौर पर ले लिया। इस
वाक़ये में हज़ारों लोग कत्ल हुए और कई गुलाम बना लिए गए। बाद में बाज़ंतीन बादशाह हेरकुलिस ने जवाबी हमला किया और 630 में जेरूशलेम वापस ले लिया। उसने ट्रू क्रॉस भी वापस हासिल करके उसे दोबारा चर्च में रखा। 636 में बैटल ऑफ यरमुक के बाद मुस्लिम फौज ने जेरूशलेम का रुख किया। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहर का घेरा किया। मुहासरा तकरीबन 4 से 6 महीने चला, जिसमें बाज़ंतीन फौज की सप्लाई बंद कर दी गई। बाज़ंतीन लीडर ने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने ये शर्त रखी कि वो शहर का कब्जा सिर्फ खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को देंगे। इस डिमांड के बाद हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर भेजी और फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद जेरूशलेम आए। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जेरूशलेम पहुंचे तो उनके साथ पैक्ट ऑफ उमर तय हुआ, जिसमें क्रिश्चियंस और जीव्स के राइट्स की हिफाजत और जिजिया टैक्स का निज़ाम शामिल था। इस तरह 636 में जेरूशलेम अमन के साथ मुसलमानों के कब्जे में आया, बिना किसी बड़ी जंग के। एक मिसाल इंसाफ और तहम्मुल की। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जेरूशलेम को फतह करने के बाद जेरूशलेम 462 सालों तक मुस्लिम कंट्रोल में अमन के साथ रहा। लेकिन 1099 में क्रूसेडर्स ने जेरूशलेम का मुहासरा किया। क्रूसेडर्स की आर्मी का साइज था 12 से 15 हज़ार के आसपास, और जो जेरूशलेम को डिफेंड कर रहे थे यानी फातिमी खिलाफत के आर्मी का साइज 1000 से 3000 के बीच था। मुहासरा लगभग 5 हफ्तों तक चला। क्रूसेडर्स ने जेरूशलेम पर 15 जुलाई 1099 में कब्जा किया। शहर पर कब्जा करने के बाद क्रूसेडर्स ने मुस्लिम्स और यहूदी आबादियों का कत्ले-आम किया। 88 साल बाद 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्लिम फोर्सेस को यूनाइट किया और क्रूसेडर्स को बैटल ऑफ हत्तीन में हरा दिया, जिसमें क्रूसेडर्स का बड़ा लश्कर तबाह हुआ और किंग गाय पकड़ा गया। इसके बाद जेरूशलेम कमज़ोर हो गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौज के साथ जेरूशलेम को घेर लिया। शहर की दीवारें मजबूत थी, मगर हत्तीन की जंग के बाद सिपाहियों की तादाद कम थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुहासरे के दौरान शहर के अंदर और बाहर कई दिन तक मुकाबला होता रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बेलियन को सरेंडर का मौका दिया। बेलियन ने 2 अक्टूबर 1187 में शहर को सरेंडर कर दिया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जेरूशलेम को फतह किया तो उन्होंने लोगों को कत्ले-आम से बचाया। जो लोग तावान दे सकते थे उन्हें आज़ादी दी गई और जो गरीब थे उनको बिना पैसे रिहा किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुकद्दस मुकामात को महफूज रखा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये रवैया उस वक्त की दुनिया में इंसानियत और इंसाफ की मिसाल थी। 1189 में थर्ड क्रूसेड शुरू किया गया। जेरूशलेम वापस लेने के लिए रिचर्ड और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बीच जंग हुई, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी स्ट्रेटेजी से उनको जेरूशलेम पर डायरेक्ट हमला करने से रोका। 1192 में अमननामा हुआ, जिसमें क्रिश्चियंस को इबादत की इजाज़त मिली, लेकिन जेरूशलेम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शहर को मजबूत और अमन पसंद बनाया। उसके बाद 13वीं सदी में शहर की हिफाजत ममलूक सल्तनत ने संभाली और सलीबियों से शहर की हिफाजत की। फिर 16वीं सदी में उस्मानिया सल्तनत ने जेरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया और शहर को अपनी हुकूमत के तहत अमन और तरक्की दी। लेकिन 19वीं सदी में जब ऑटोमान अम्पायर कमज़ोर होने लगी किया 1948 में इजराइल ने अपने स्टेट का ऐलान किया और पहली अरब इजराइल वार हुई। इस वार में इजराइल ने वेस्ट जेरूशलेम पर कब्जा कर लिया। ओल्ड सिटी के बाहर ही इबादत करनी पड़ी। ये तीसरा हफ्ता था। फलस्तीनियंस को मस्जिद में इबादत करने से रोका गया। इस दौरान वेस्ट बैंक में भी हालात खराब हो गए। इजरायली फौज ने कई इलाकों में छापा मारकर 4 फलस्तीनियंस को शहीद कर दिया। प्रोटेस्ट भी फूट पड़े और क्लैशेस में कई लोग घायल हुए। मई 2025 में इजराइल ने वेस्ट बैंक के अंदर 22 नए इजरायली इलाके बनाने की इजाज़त दे दी, जबकि यूके, फ्रांस और कनाडा ने इस फैसले को इंटरनेशनल कानूनों के खिलाफ कहा। ये बात रियोटर्स ने 29 मई 2025 की रिपोर्ट्स में तस्दीक की, लेकिन इजराइल ने दुनिया की तंकीद को नज़रअंदाज कर दिया। जेरूशलेम के हालात आजकल टेंस हैं। इजराइल फ़लस्तीन मसला जारी है, खासकर मस्जिद अल अक्सा के आसपास। Don't forget to like and subscribe for more videos.